हेलो एंड वेलकम टू पश्तून न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया क्रॉनिकल .in के CEO जनाब उमेश अग्रवाल जी। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेकिंग न्यूज तो यही आ रही है कि 13 पाकिस्तानी फौजी जो है वो एक सुइसाइड अटैक में मारे गए हैं। अभी जो मुझे खबर आ रही है वो ये है कि 13 नहीं बल्कि अब इनकी तादाद 19 हो गई है, क्योंकि 13 जो लोग मारे गए थे फौजी, उसमें 23 लोग जख्मी थे जिनमें कई की हालत नाजुक बताई गई थी। उनमें से अब 6 और भी जो है वो हलाक हो गए हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हमले हैं उनमें तेजी आ रही है। कहा यही जा रहा है कि ये हमला जो है गालबन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तानी फौज के जो मजालिम हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे। कई जगहों पर पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन हमले किए हैं, फायरिंग की है और लोगों के देहात में घुस के मासूम लोगों को वहां से जबरी तौर पर लापता किया है। और कई जगहों पर मासूम बच्चे और बुजुर्ग औरतें भी जो है उनको कत्ल किया गया है पाकिस्तानी फौज के द्वारा। ये खबरें आ रही हैं वहां से। तो मसला ये है कि बलूचिस्तान की तो आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, हर जगह पे उनका शोर है, उनकी आवाज़ है, जिससे लोगों को बाखबर रखा गया है कि बलूचिस्तान में क्या जुल्म और बर्बरियत हो रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा दुनिया की नज़रों से यूं लगता है कि अभी भी ओझल है। बहरहाल इन पर और SCO में जो पाकिस्तान और चाइना को जो शर्मिंदगी हुई है कि पहली दफ़ा एक जॉइंट कम्युनिके जारी करने में वो कामयाब नहीं हो सके, उस पर भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका उमेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि जो SCO की मीटिंग थी, इसमें जो कम्युनिके था या जो भी वो जॉइंट स्टेटमेंट होती है सबकी तरफ से, वो इस दफ़ा नहीं आ सकी सामने। और उसमें मेन वजह यह है कि राजनाथ सिंह जी ने इनकार कर दिया उसके ऊपर साइन करने के लिए, क्योंकि उसमें जाफर एक्सप्रेस पर हमले का तो जिक्र था लेकिन पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था। तो कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से चाइना ने ज़बरदस्ती उन्होंने पहलगाम को छोड़ के बलूचिस्तान का मेंशन करने का सोचा है, इसका सीधा एक ही चीज़ है कि वो नहीं चाहते थे कि जो मीट है, इसका कोई औचित्य ही नहीं था बुलाने का। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप कंसेंसस नहीं लेके आ सकते, तो एक तरह से आपने जानबूझ के ऐसा काम किया है जिससे आपको मालूम है भारत एग्री नहीं करेगा। और ऐसा अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो आपने स्कोप का जो रेलेवेंस है वो खत्म कर दिया है। अब देखिए, जो SCO है उसका अगर फुल फॉर्मेट देखें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये चाइना का ग्रुप ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और उसके अंदर भारत को बुला के और उसको जानबूझ के प्रोवोक करना कि वो साइन ना करे, इसका मतलब ये है कि चाइना ने अपना जो शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म फायदा है वो खत्म जैसा कर दिया। अगर भारत के साथ अगर वो मिल के ये डिक्लेरेशन में इसको अडॉप्ट कर लेते, तो एक तरह से जो रूस ने बोला था रशिया इंडिया चाइना का जो एक्सिस है वो वेस्ट काउंटर कर सकता है, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है मेरा। और एक जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने नहीं किया होगा। तो ये मेरा मानना है कि एक तरह से सुसाइड जैसा एक काम है चाइना ने किया है, जिसमें उन्होंने खुद अपनी जो साख है वो मिट्टी में मिला दी है। और एक तरह से हमें भी एक ही चीज लगेगा कि SCO का कोई मतलब नहीं हो गया, कोई रेलेवेंस नहीं हो गया। और उसी हिसाब से देखिए, ब्रिक्स के अंदर भी शी जिनपिंग नहीं आ रहे। जैसे उनको मालूम पड़ा कि PM मोदी को ब्राजील एक तरह से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, स्टेट डिनर के लिए बुला रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कई ऐसी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि चाइना नहीं चाहता कि कोई दूसरा कंट्री के लीडर को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिले और उन्हीं को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिले। तो इससे चाइना का जो मेंटालिटी है वो एक्सपोज़ हो चुका है। और आप ये भी देखेंगे कि भारत के पास अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ब्रिक्स में,
अपने आप को पोजीशन कर सके, क्योंकि ब्रिक्स में इस बार 5 नए मेंबर और ऐड हुए हैं। ईरान है, आपने देखा इंडोनेशिया है, इथियोपिया है, इजिप्ट है और यूएई है। तो ये सब जो मेंबर्स है, इनके साथ भारत अपना एंगेजमेंट बढ़ाएगा। रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब आप देख लीजिए, ये दोनों मेंबर्स नहीं होने से जो वैल्यू है, जो मेन चीज होती है समिट की, वो कुछ होने वाला नहीं है। और एक तरह से ये इंडिया डोमिनेटेड और इंडिया सेंट्रिक मीट होने वाली है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि इंडिया बहुत सारे बायलैटरल, मल्टी बायलैटरल अग्रीमेंट्स करेगा में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज से। ये होने वाला है। जी, सही हो गया ये तो। अच्छा, अब मैंने जैसा अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो हलाक हुए हैं, और 22 तारीख की रिपोर्ट ये है कि 6 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो बीएलए ने बलूचिस्तान में मारे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसको एक तरह से अराजकता की बात बोलूंगा। सिविल वॉर तो ऐसा है, अभी एक तरह से कहना मुश्किल है, ठीक है, बट ऐसा है, लॉलेसनेस जरूर हो चुकी है कि वहां पे अभी भी आप एक तरह से वायलेंस को आप रोक नहीं पा रहे हो। आप जिस हिसाब से रोज आपके 10 से 15 लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि, ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है धीरे धीरे खराब होती जा रही है। सिविल वॉर के जैसा स्थिति पॉसिबल वो लग रहा है फ्यूचर में, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमी कोलैप्स पे है और जनरल्स है जो मतलब मतलब वो डील के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आप ये देखिए कि अभी वो यू अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने बलूचिस्तान की माइन जो है रिकॉर्डिंग, वो अमेरिका को ऑफर कर दी है। और बलूचिस्तान में आपको मालूम है उधर सबसे बड़ी गैस फील्ड है, उसके बावजूद भी गैस नहीं मिलती है बलूचिस्तान के लोगों को। और उधर जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होता है, उससे बेनिफिट सिर्फ पंजाबी पॉपुलेशन को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर डिसकंटेंट बढ़ेगा। और बलूच इसके कारण, बलूच एक तरह से, बलूच हो या पश्तून है, वो पाकिस्तान, अपने आप को पाकिस्तान का मानते भी नहीं है। उनकी आइडेंटिटी पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो अपने आप को अलग ही मानते हैं। और इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण, आइडेंटिटी जो फाइट के कारण, ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान में एक तरह से सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि वहाँ की पंजाबी पॉपुलेशन की मैक्सिमम, अगर आप देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, 70 to 80% पाकिस्तानी की ब्यूरोक्रेसी में पंजाबी है। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी रीजन से, और एक तरह से वो दमन कर रहे हैं बाकी रीजन्स की। तो अब तो ऐसा है कि बलूचिस्तान भी आप देखा तो 1949 में उसको ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने। 48 में। तो हाँ, 48 में। तो एक तरह से आप देख लीजिए, वहां के लोगों को अभी भी अपना नहीं पाया है पाकिस्तान। और आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने मेहरान बलोच को अरेस्ट करके रखा है, और बाहर ओवरसीज एक्टिविस्ट जैसे करीमा बलोच है, उन्होंने कनाडा में मरवा दिया है। और वहाँ की जो सरकारें हैं, जो अभी शहबाज शरीफ की सरकार है, उनका कोई औचित्य नहीं रह गया कि वो कंटिन्यू करे। और मिलिट्री तो एक बिल्कुल तरह सही। से डिफेक्टो रूलर तो एक है से, तो वो फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर है। उसके अलावा तो कोई किसी की चलने वाली है नहीं है। और ज्यादा, अगर मेरा मानना है कि अगर ज्यादा अगर कुछ हुआ, तो सारा ब्लेम शहबाज शरीफ के ऊपर डाल देगा। और जिस हिसाब से बिल्लो रानी जो बिलावल भुट्टो बकबक करते जा रहे हैं, उनको लगता है कि आगे जाके जरदारी को हटा के उनको राष्ट्रपति बना देंगे, शहबाज को हटा के मरियम को बैठा देंगे। पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। सही है। अच्छा, आसिम मुनीर का आपने ज़िक्र किया। आसिम मुनीर का जो अमेरिका यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ बोलने लायक बात नहीं है। उसको भले ही स्टेट लंच के लिए बुलाया होगा, पर उसकी कार आपने देखा है कि दूर रखा है, वो चल के गया, कोई भी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं। मेरे हिसाब से डिक्टेशन दिया गया उसको, और वो एक तरह से जो बोलते हैं ओबीडियंट जो नौकर है, उसी हिसाब से वो जाके पूरा डिक्टेशन लेके आ गया। अब ट्रम्प तो बोलेगा ही कि उसको आई लव पाकिस्तान एंड अदर थिंग्स, क्योंकि ट्रम्प की कंपनी ने, पर्सनल कंपनी ने उधर से करार किया है। नहीं तो अभी जो रिपोर्ट्स आई है,
पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है जो अमेरिका को हिट करने वाली है। तो अगर ये रिपोर्ट्स को लेके अगर सही है तो अमेरिका पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का बहाना ढूंढ रहा था, वो एक तरह से उन्होंने दे दिया। और अगर पाकिस्तान इस मिसाइल के डेवलपमेंट में आगे बढ़ता गया, अभी अभी 2750 किलोमीटर की उनके पास मिसाइल है शाहीन। अगर इसने थोड़ा सा भी बढ़ाया तो इसराइल को टारगेट कर सकता है पाकिस्तान। तो इसराइल भी नहीं चाहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद बोल रहे हैं अमेरिका मतलब 12,000 किलोमीटर की, तो वो तो अमेरिका के लिए रेड लाइन है। और एक तरह से जिस दिन वो चालू करेगा और पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए उसने बहाना दे दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और इंतहाई महत्वपूर्ण जानकारी देने का उमेश जी। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्रामों में भी। नाजरीन, मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय श्री राम सर भी।